आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की बर्खास्तगी का इम्कान। वरंगल ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस और टीआरएस के उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी हुनूस शशोपेंज में। मुसलमानों और दलित अपना हक हासिल करने के लिए एक आवाज होकर सरकारी हलकों को मजबूर कर दें, बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। फेहरिस्त राय दहिंदगान की तरक्की के लिए रियासत भर में मुहिम का आगाज। हैदराबाद में अवाम का मायूस कुन रद्द अमल। और सनत नगर में फतेहनगर ब्रिज के दोनों जानिब एक ही दिन में 2 हादसात, 2 हलाक, 7 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। हुकूमत सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को बर्खास्त करने पर गौर कर रही है। जरा के मुताबिक मुलाजिमीन की तकसीम के वक्त जिन तेलंगाना मुलाजिमीन को आंध्रा मुंतकल किया गया था, वो तेलंगाना हुकूमत से रुजू होते हुए उन्हें दोबारा तेलंगाना में खिदमात अंजाम देने के लिए नुमाइंदगी कर रहे हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने इस सिलसिले में आंध्रा हुकूमत को एक मकतूब भी रवाना किया है। इन हालात में अगर ये मुलाजिमीन तेलंगाना वापस हो जाएं तो फिर आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को बर्खास्त किए जाने का अंदेशा होगा। डेटा एंट्री, ड्राइवर्स, अटेंडर और लिफ्टमैन जैसी जायदादों पर काम करने वाले मुलाजिमीन को बर्खास्त किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मुलाजिमीन पहले ही हुकूमत से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस भी आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को बर्खास्त करने के सिलसिले में जायजा ले रहा है। हुकूमत का मानना है कि इन मुलाजिमीन को बर्खास्त करने से हुकूमत की नेक नामी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एजेंसियों ने इन मुलाजिमीन के तकर्रात अंजाम दिए थे। कोलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस मुसलमानों और दलितों के हक के लिए काम कर रही है। कोचादामन में मजलिस उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के हक में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस मुसलमानों और दलितों की आवाज बनकर सरकारी हलकों को मजबूर कर देगी कि वो सीमांचल की बदहाली को खुशहाली में बदल दें। इसलिए अवाम को चाहिए कि वो मजलिस के उम्मीदवार को उनकी आवाज बनाकर बिहार की असेंबली में पहुंचाए। इस हल्के में 5 नवंबर को रायदही होगी। कि अख्तरुल ईमान की कामयाबी आपकी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि अख्तरुल ईमान की कामयाबी गयूर अवाम की कामयाबी होगी। अख्तरुल ईमान की कामयाबी मोदी की शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी को हराना है तो अख्तरुल ईमान को कामयाब करना जरूरी है, क्योंकि हक और बातिल में फर्क है। और हक सुबह क़यामत तक हक रहेगा, बातिल सुबह क़यामत तक बातिल रहेगा। इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा करना है मेरे अजीज दोस्तों, इस नाइंसाफी को खत्म करना है। एक चिराग को जलाना है, ये चिराग इंसाफ का चिराग होगा। ये चिराग जब जलेगा मेरे अजीज दोस्तों, इस चिराग की रोशनी से सीमांचल का अंधेरा छटेगा, नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा और तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके लिए जरूरी है कि इस चिराग को जब जलाया जाएगा, इस चिराग में दुश्मन के, जालिम के, हराम के पैसों का तेल नहीं होगा। इसमें तुम्हारे अखलास के आंसुओं की जरूरत है, इसमें तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। आओ आगे बढ़ो, इस चिराग को जलाओ। हमें तूफानों में, सैलाबों में, जलजलों में इस चिराग को जला रहे हैं। हम जानते हैं कि दुश्मन खवी है, मगर हमको पूरा भरोसा है कि जिसकी जात पर तवक्कल करके इस चिराग को जलाया जा रहा है, वो जात हम तमाम की हिफाजत करने के लिए काफी है। हमको भरोसा
तवक्कल अल्लाह की जात पे है, दुश्मन को भरोसा गठबंधन पे है, ओवैसी को भरोसा अल्लाह पर है, ओवैसी को भरोसा अहले दिल पर है, ओवैसी को भरोसा तुम्हारी दुआओं पर है, तुम्हारी ताकत पर है, तुम्हारी सोच पर है। मुझे गठबंधन से उम्मीद नहीं है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मुझे तुमसे उम्मीद है। मेरा हक तुम पर बनता है और मैं अपना हक तुमसे लेकर रहूंगा। और ओवैसी हैदराबाद से क्यों आया बोलते हैं? ओवैसी हैदराबाद से इसलिए आया कि गरीबों के दरमियान में खड़े होकर उनके हक को मनवाने के लिए ओवैसी आया है। ओवैसी अपनी जात के लिए नहीं आया, ओवैसी अख्तरुल ईमान के अज़ाइम को जो उनके पास नहीं है उसको मुकम्मल करने को नहीं आया। ओवैसी सीमांचल के गरीब अवाम के हक को मनवाने के लिए आया और मनवा कर रहेगा। अरे जालिमों, हम आरएसएस से लड़ रहे आजादी के बाद से आज तक, तुम क्या लड़े उनसे? तुम तो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठ गए, तुम तो रेलवे के मंत्री बनकर बैठ गए। नुकसान हमारा हुआ या तुम्हारा हुआ? हमारी मस्जिद शहीद हो गई, फसादों में हमको मारा गया, पीटा गया, लूटा गया। हाशिमाबाद हमारे सामने है, मलियाना हमारे सामने है, आसाम का नल्ली हमारे सामने है, भागलपुर का हमारे सामने है। हम लूटे, हम पिटे, बच्चों को स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक से लोन नहीं मिलता। अरे पूरा नुकसान तो तुमने हमारा किया और कोचा दामन में आकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे वोट का मुतालबा करो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, जिन जालिमों ने हमारा इस्तेसाल किया, अब इनका साथ नहीं देना। मुखालिफ 15 महीने की बात करता है, ओवैसी 50 साल का मुतालबा करता है। कौन इंसाफ करेगा? 15 महीने नहीं, 50 साल का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। और 50 साल का हिसाब अख्तरुल ईमान की आवाज जब बिहार के असेंबली में गूंजेगी, आज बिहार के असेंबली के दरो दीवार कोचा दामन के गयूर आवाम तड़प रही है कि कोई सीमांचल और मुस्लिम अक़लियत के लिए लड़े। आज बिहार के असेंबली की आवाज तरफ तरफ कर कह रही है, पुकार रही है कि कोई तो उठे, कोई तो मर्द मुजाहिद उठे जो इन गूंगों को जगा दे, जो इन बैरों को कानों में सुनाई दे, जो अंधों को बीनाई दे। और इसलिए अपनी जमात को कामयाब करो, अपनी आवाज को बिहार के असेंबली में पहुंचाओ। ये हमको काम करना है। और मोदी कल बोलते कि रिजर्वेशन नहीं देंगे मुसलमानों को। ए मोदी, कोचा दामन की आवाज सुन ले। रिजर्वेशन जो बिहार प्रदेश में सुरजापुरी को, शेरशाहबादी को, कुल्हैया को, तमाम को मिल रहा है, तू नहीं छीन सकता हमसे। रहेगा रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला। बोलता है रिजर्वेशन नहीं देंगे। क्यों? ये मुल्क हमारे बाप का नहीं है? हमारे बाप का मुल्क है, हम अपना रिजर्वेशन का हिफाजत करेंगे। मोदी हमारा दुश्मन है, हम मोदी को भी रोकेंगे, गठबंधन को भी रोकेंगे और अपना हक मनवा करेंगे। शुक्रिया। तेलंगाना के 9 अजला में फहरिस्त राय दहिंदगान की तनखी की मुहिम चलाई गई, लेकिन हैदराबाद शहर पर इस मुहिम का ज्यादा असर नहीं देखा गया। वाज़ेह है कि वोटर लिस्ट के नामों के हज़फ का मसला दिल्ली पहुंच गया और मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मसले की तहकीकात भी की जा रही हैं। हैरत अंगेज बात यह रही कि शहर में अवाम की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया। शहर के मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स मराकज़ पर 10 ta 20 अफराद ही रुजू हुए हैं। बास पोलिंग मराकज़ पर ओहदेदार भी मौजूद नहीं थे। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने 4 नवंबर तक नामों के इंदराज की सहूलत रखी है। तेलंगाना सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने वरंगल पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार राजा को बी फॉर्म हवाले किया है। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1 लाख की भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस का असली चेहरा अवाम के सामने आ चुका है और अवाम इन दोनों जमातों को इस इंतखाब में सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना अवाम से जो वादा किया था उसे पूरा किया, लेकिन केसीआर अपने वादों से मुनरिफ हो चुके हैं।
इस मौके पर राजया ने कहा कि पार्टी ने जिस भरोसे का इजहार करते हुए उन्हें टिकट दिया है, इस पर वो पार्टी से इज़हार तशक्कुर करते हैं और कहा कि केसीआर के जुए की वजह से ही ये इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इंतखाब में अवाम केसीआर को ज़रूर सबक सिखाएंगे। 2014 में क्या हुआ, जो झूठे बात केसीआर साहब बोले उस पे लोग विश्वास करें। अब ये 17 मंथ्स में क्लियर हो रहा कि जो भी वो बात बोले थे उसमें उनका वो काम करने का सिंसियरिटी उनमें नहीं है। ये बहुत माहौल में बदल गया है, क्योंकि जो चीज वो बोले थे 2014 में इलेक्शंस में, अब माइनॉरिटी रिजर्वेशन सोचो, ट्राइबल रिजर्वेशन सोचो, दो बेटों की घर सोचो, आप हरिजन गिरिजन की तीन घर की बातें सोचो, लोग उन पर विश्वास करें कि आदमी ये शायद करेगा। आज ये पता चला कि जो अर्लियर कांग्रेस गवर्नमेंट थे वही अच्छा काम कर रहे थे, इन्हें पूरे झूठे वादे किए और गवर्नेंस पे भी इनको कोई क्या बोलते हैं, इनको इंटरेस्ट नहीं है, इनको कोई नॉलेज नहीं है। अब रिजल्ट के बाद आप ही देखेंगे कि टीआरएस पार्टी को किस तरह इस सब लोग सबक सिखाने के लिए रेडी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आमिला अरकान का इजलास सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास में वरंगल के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। सदर पीसीसी ने बताया कि इंतखाबात के लिए वरंगल और हैदराबाद में कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी के अहम कायदीन को वरंगल के 7 अजला के लिए इंचार्ज के तौर पर भी मुकर्रर किया गया है। पीर के दिन गांधी भवन में एक इजलास मुनक़िद करते हुए कायदीन को जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी ने ऐलान किया है कि वरंगल के इंतखाब में वो कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए मुहिम चलाएंगे। मीडिया से बात करते हुए जेएसी के सदर मानुता राय ने कहा कि वज़ीर आला दलित को हटाकर ये इंतखाब करवा रहे हैं, लिहाजा उनको इस इंतखाबात में ज़रूर सबक सिखाया जाएगा और तेलंगाना देने पर सोनिया गांधी का एहसान चुकाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया है, लिहाजा हम तलबा तंजीमों से अपील करते हैं कि इस इंतखाबात में हुकूमत को सबक सिखाने में वो उनके साथ ताउन करें। वरंगल पार्लिमानी इंतखाब के सिलसिले में जहां कांग्रेस और टीआरएस पार्टियां उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी हैं, बीजेपी पार्टी इस मामले में काफ़ी पीछे है। ऐसा लगता है कि वरंगल पार्लिमानी इंतखाबात से पहले ही बीजेपी ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। कल तक कामयाबी का दावा करने वाली बीजेपी को अब तक कोई ताकतवर उम्मीदवार नहीं मिला है और न ही कोई इस इंतखाब पर अखराजात बर्दाश्त करने के लिए आगे आ रहा है। इतलात के मुताबिक बीजेपी ने एनआरआई डॉक्टर देविया को टिकट देने की पूरी तैयारी कर ली थी, ताहम देविया ने मुकाबले में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह मजीद 2 उम्मीदवार बीजेपी के फहरिस्त में शामिल हैं। पार्टी के कायदीन का इतवार की रात इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद होगा, जिसके बाद ही फैसला होगा। तेलंगाना तेलुगुदेशम क़ायद आर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वज़ीर आला की सियासी बदनीयती की वजह से ही वरंगल के इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुरूर और तकब्बुराना अंदाज में गैर जमहूरी हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दस्तूर के मुताबिक सनतनगर और दीगर इंतखाबात वज़ीर आला को करवाने चाहिए थे, लेकिन वज़ीर आला इससे खौफज़दा हैं, इसलिए वह इन इंतखाबात को रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो वरंगल के अवाम से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि आखिर किस वजह से वरंगल के अवाम उन्हें वोट दे। गुज़िश्ता 16 महीनों से उन्होंने अवाम को गुमराह किया है। పార్లమెంట్ సభ్యుల్ని రాజీనామా చేయించి ఈ ఎన్నికలు తీసుకొచ్చినందుకు అహంకారం ఎందుకంటున్నానంటే, మీకు అవసరమైన ఎన్నికలను తీసుకొని వస్తున్నారు. రాజ్యాంగబద్ధంగా ఎన్నికలు రావాల్సిన సనత్ నగర్ ఎన్నికను ఆపుతున్నారు. మీరు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఇతర నియోజకవర్గాలలో కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు మీ పార్టీ ఫిరాయించి మీ పార్టీలోకి వస్తే बेगमपेट वार्ड नंबर 148 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। क़ायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। इफ्तिताई तकरीब में सदर इब्तिदाई मजलिस एम ए इरफान, कुतुबुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर धर्मनाथ प्रसाद ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया है कि वो एक ही मुकाम पर तमाम सरकारी इदारे कायम ना करें। ऐसा करने से रियासत की जामे तरक्की मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत की हद तक ही तरक्की देने से रियासत की तरक्की नहीं होगी। उन्होंने सवाल किया कि 60 ta 70 एकड़ अराजी किसानों से हासिल करते हुए खानगी इदारों के हवाले करने पर रियासत के अवाम की किस तरह तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए फंड्स कहां से लाएंगे, इसकी वजाहत भी वज़ीर आला को करनी चाहिए। रियासती वज़ीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि भूना के तनाज़े में उनका कोई रोल नहीं है और ना ही उनसे कोई ताल्लुक है। वज़ीर मौसूफ ने भूना को मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि बाज़ लोग उनको हुकूमत में देखना नहीं चाहते, इसलिए उनके खिलाफ गैर ज़रूरी साजिशें कर रहे हैं। इस मामले में उनके फर्जन से मुतालिक मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिसकी वजह से मसला मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। इसलिए मैंने मीडिया के सामने भूना को पेश किया ताकि तमाम हक़ाइक़ मीडिया के सामने आ जाए। भूना ने मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ पेश करते हुए कहा कि इनके शोहर अभिनव की वजह से मसला इतना आगे बढ़ा है। बाद टी श्रीनिवास यादव ने एक बार फिर इस बात का इयादा किया कि इस तनाज़े से इनके ख़ानदान का कोई ताल्लुक नहीं है और मीडिया से उन्होंने गुजारिश की है कि इस ताल्लुक से गैर ज़रूरी खबरें शाया ना करें। विशाखापट्टनम के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में एशिया कराटे डू चैंपियनशिप 2015 का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में एशिया के कई खिलाड़ी ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद से ग्रैंड मास्टर सैयद अब्दुल कादिर हुसैनी की निगरानी में स्पैन बोडोकान मार्शल आर्ट्स अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। सैयद मोहम्मद मोहिउद्दीन हुसैनी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। टोली चौकी के इलाकों में पुलिस ने हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात देर गए घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 18 हिस्ट्री शीटर्स और 15 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने दस्तावेजात न होने पर 48 बाइक्स और 3 ऑटोज को भी जब्त कर लिया है। तलाशी मुहिम के दौरान 6 तिलाई चैन छीनने वाले सारिकों को भी हिरासत में ले लिया गया। डीसीपी वेंकटेश्वर राव की निगरानी में इस तलाशी मुहिम में 50 सब इंस्पेक्टर्स, 13 इंस्पेक्टर्स, 4 एसीपीस पर मुश्तमिल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान शराब की 2 दुकानात को भी मोहरबंद कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीसीपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि इस मुहिम के दौरान अवाम ने ताउन किया। इस इलाके को जराइम से पाक बनाने और अवाम की सलामती के लिए ये तलाशी मुहिम चलाई गई है। मुहिम के दौरान 5 नाइजीरियन शहरियों को भी हिरासत में लिया गया जिनके पास जरूरी दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। इस दौरान 2 दुकानों से 60 शराब की बोतलें भी जब्त की गई। वाज़ेह के हालिया अरसे में शहर में तिलाई चैन छीनकर फरार होने के वाकयात में इजाफे को देखते हुए यह मुहिम चलाई जा रही है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने शहर के 11 क्लब में वीडियो या सीसीटीवी कैमरे लगाने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस एवी सीशा ने क्लब में पुलिस की मदाखलत के खिलाफ कई क्लब्स के ग्रुप की शिकायत पर यह हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें शहर के 11 क्लब्स के अलावा जगतियाल और करीमनगर के एक क्लब में सीसीटीवी और वीडियो कैमरे लगाकर इसे मुकामी पुलिस स्टेशन से मरबूत करने की हिदायत दी गई है। क्लब्स के ग्रुप ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि पुलिस ने क्लब में दाखिल होकर ताश के पत्तों पर मुख्तलिफ गेम्स खेलने पर पाबंदी लगा दी है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना स्टेट के कौंसिल ने पुलिस की मुदाखलत की मुदाफत करते हुए वाज़ेह किया था कि पुलिस की ड्यूटी है और एपी एक्ट 1974 की दफात पर अमल करना भी जरूरी है। लेकिन अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि वो क्लब में खेले जाने वाले गेम से मुदाखलत ना करे। शेखपेट के इलाके में टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रिंक एंड ड्राइव मुनक़द किया गया। इस दौरान पुलिस ने 20 मोटरसाइकिल सवार, 3 ऑटो चलाने वालों और 1 कार वाले को नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान तेलुगु फिल्म स्टार श्रीकांत ने शराब नोशी के खिलाफ इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए इन अफराद की जहन साजी करते हुए उन्हें शराब के नुकसानात से वाकिफ करवाया। सनत नगर इलाके के फतेहनगर ब्रिज के दोनों जानिब सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक
और 7 जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ब्रिज की एक तरफ लारी की टक्कर से एक्टिवा पर सवार श्रीधर मौके पर ही फौत हो गया। इस हादसे में एक कार को नुकसान पहुंचा। कार में सवार अफराद को मामूली चोटें आईं। दूसरा हादसा ब्रिज की दूसरी जानिब पेश आया, जहां पर जेसीबी की टक्कर से मोटर बाइक पर सवार अर्जुन नामी शख्स मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गया, जबकि इस वाक़े में एक ऑटो को नुकसान पहुंचा जिसमें सवार एक शख्स जख्मी हो गया। सनत नगर पुलिस ने जेसीबी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जबकि लारी का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। मलकाजगिरी पुलिस ने आदि सारिक ई राजू उर्फ साई को हिरासत में लेते हुए पुलिस रिमांड में दे दिया है। पुलिस ने बताया कि कुचाईगुड़ा इलाके में हाल ही में एक खातून के गले से तिलाई चैन छीनने के वाक़े में मुलविस था। पुलिस ने बताया कि ई राजू 30 तारीख को ही जेल से रिहा हुआ था। उस पर पहले ही कुचाईगुड़ा के इलाके में 2 मुकदमा, जवाहर नगर में 2, वरंगल में 1 मुकदमा दर्ज है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सेक्रेटरीट में काम करने वाले आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की बर्खास्तगी का इम्कान। वरंगल ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस और टीआरएस के उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी हुनूस शशोपेंज में। मुसलमानों और दलित अपना हक हासिल करने के लिए एक आवाज होकर सरकारी हलकों को मजबूर कर दें, बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। फेहरिस्त राय दहिंदगान की तरक्की के लिए रियासत भर में मुहिम का आगाज। हैदराबाद में अवाम का मायूस कुन रद्द अमल। और सनत नगर में फतेहनगर ब्रिज के दोनों जानिब एक ही दिन में 2 हादसात, 2 हलाक, 7 जख्मी। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।